नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक आज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। दरअसल बीजेपी नेता अजय आलोक ने ट्वीट किया है कि मैं बहुत खुश हूं दोस्तों, अभी अभी मुझे फोन आया कि मेरी बेटी को रटगर्स स्कूल ऑफ मेडिसिन न्यू जर्सी से ज्वाइनिंग कॉल आया है। उसने पूरे परिवार को गौरवान्वित किया है। इसके साथ ही एक अन्य ट्वीट किया है और बताया है कि मेरा बेटा भी नीट के लिए काउंसलिंग कर रहा है। एक बार जब वो उसमें शामिल हो जाएगा तो ये सपना सच हो जाएगा। उसके लिए भी प्रार्थना कर रहा हूँ क्योंकि वो भारत में होगा। मेरे दोनों बच्चे अमेरिकी नागरिक हैं और ये उनकी पसंद है कि वो कहाँ स्टडी करें। अगर वो स्कोर करने और अपना स्थान सुरक्षित करने में सक्षम हैं तो हम माता पिता के रूप में हमेशा गर्व महसूस करेंगे। इसके बाद उनके इन ट्वीट्स को रीट्वीट कर लोग कमेंट पास कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अपने बच्चों का कांवड़ यात्रा वाला फोटो नहीं है क्या। जैकी यादव नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है कि ऐसी देशभक्ति देखकर आपको भी चक्कर आने लगेंगे। बीजेपी नेता अजय आलोक अपनी एक्स प्रोफाइल में बड़े बड़े शब्दों में नेशन फर्स्ट लिखे हुए हैं, लेकिन इनके बच्चे अमेरिकन सिटीजन्स हैं। इनके बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं और ये उनके अमेरिका में एडमिशन लेने की खबर को साझा करते हुए खुद को प्राउड लिखते हैं। जिस इंसान के लिए नेशन फर्स्ट होगा वो व्यक्ति अपने बच्चों के विदेशों में पढ़ने से कभी भी प्राउड फील नहीं होगा। आकाश बनर्जी ने देशभक्त नाम के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया है कि क्या भाजपा को ऐसे व्यक्तियों को संवेदनशील पदों पर नियुक्त करना चाहिए जिनके परिवार के लोग अमेरिकी नागरिक हैं। एक तरफ पार्टी कहती है कि सोरोस, CIA, अमेरिकी सरकार मोदी सरकार को कमजोर करने के लिए काम कर रही है, दूसरी तरफ उनके अपने कैबिनेट मंत्री प्रवक्ता अपने बच्चों को पढ़ने और वहां बसने के लिए अमेरिका भेज रहे हैं। उन्होंने अजय आलोक को लेकर कहा कि भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक का यह बेहद निराशाजनक ट्वीट, जो दूसरे बच्चों के लिए राष्ट्र प्रथम और अपने बच्चों के लिए अमेरिका प्रथम चाहते हैं, लेकिन कई वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री हैं जिन्होंने ऐसा ही किया है। क्या ये अमेरिका, CIA, सोरोस के हाथों में खेलना नहीं है? लेखक अशोक कुमार पांडे ने लिखा है कि जब भक्तों को भड़काना हो तो हिंदी में लिखा जाएगा, ये बताना हो कि बच्चे विदेशी हैं तो अंग्रेजी में। वैसे इनके बच्चों ने हिंदू राष्ट्र तथा राम राज्य से बाहर जाना ही नहीं चुना, अमेरिका की नागरिकता भी ले ली। भक्तगण यहाँ आग लगाते रहें। पत्रकार और फिल्म मेकर विनोद कापड़ी ने लिखा है कि जिस हिंदू राष्ट्र की तुम बात करते हो अजय आलोक, वो महान हिंदू राष्ट्र तुम्हें अपने बच्चों के लिए क्यों नहीं चाहिए? हिंदू राष्ट्र बनते ही भारत को महान बन नहीं जाना है तो देश के बाकी बच्चों की तरह तुम्हारे बच्चे भी भारत में क्यों ना रहें? बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक ने देशभक्त के ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है, उन्होंने लिखा कि मैं कभी भी ट्रोल्स को जवाब नहीं देना चाहता था, लेकिन जिस तरह का बौद्धिक दिवालियापन आपके इकोसिस्टम को जकड़ चुका है वो आपको ऐसा कहने पर मजबूर कर रहा है। मेरी बेटी ने अपनी योग्यता के आधार पर योग्यता हासिल की है, ना कि पैसे या सामाजिक शक्ति या कुछ खेल कोटा द्वारा। वो USA में पैदा हुई थी, इसलिए वो नागरिक है। उसने 2021 में भारत में नीट भी उत्तीर्ण किया, लेकिन USA से मेडिसिन करने का फैसला किया और वो OCI है। बकवास बोलने से पहले अपने तथ्यों की जांच करें। इसके बाद आकाश बनर्जी ने कहा है कि आपको जवाब नहीं देना चाहिए था, क्योंकि ये कोई 9 बजे की गटर लेवल की बहस नहीं है जहां आप एक साधारण से सवाल पर भटक सकते हैं और पूरी तरह से आक्रोशित हो सकते हैं। मैंने एक बार भी आपकी बेटी की योग्यता पर सवाल नहीं उठाया। मैंने आपके दोहरे मानदंडों और आपके पाखंड की ओर इशारा किया। राष्ट्र प्रथम और हिंदू राष्ट्र किसके लिए? आपकी बेटी अमेरिका में पैदा हुई थी, इसलिए आज वो एक अमेरिकी नागरिक है। उसे भारतीय नागरिकता दिलाने के लिए आपके पास 18 साल या उससे ज्यादा का समय था। आपको किसने रोका था? फिर भी आपकी बेटी जहां चाहे वहां पढ़ने के लिए स्वागत है, लेकिन मेरा कहना है कि भाजपा को ऐसे लोगों को पार्टी या कैबिनेट पदों पर नियुक्त नहीं करना चाहिए जिनके निकटतम परिवार अमेरिकी नागरिक हैं। भाजपा विदेशी मुद्दों को लेकर बहुत संवेदनशील रही है, यहाँ क्यों नहीं? इसके अलावा आप कभी नहीं जानते कि CIA, सोरोस किस पर हमला कर सकते हैं। हरियाणा में गौरक्षा के नाम पर फैलाए जा रहे एक और आतंक की घटना सामने आई है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में 12वीं कक्षा के छात्र RN मिश्रा का गौरक्षकों ने कथित तौर पर कार से पीछा किया और उसे पशु तस्कर समझकर मार डाला। पुलिस ने कहा कि 23 अगस्त के हमले के लिए गौरक्षक समूह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों की पहचान अनिल कौशिक, वरुण, कृष्णा, आदेश और सौरभ के रूप में की गई है। RN मिश्रा की कथित गोरक्षा की बात करने वालों ने हत्या कर दी। अब RN मिश्रा के पिता ने कहा है कि मेरा बेटा RN मिश्रा 12वीं का छात्र था, मुझे कोई जानकारी नहीं थी।
बाद में पता चला कि गाय तस्करी के शक में मेरे बेटे को गोली मार दी गई। गाय की तस्करी के शक में किसी को गोली मारने का अधिकार कौन देता है? मोदी सरकार ने गोली मारने का अधिकार दिया है तो क्यों दिया है? 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मेरा बेटा किसी को नहीं जानता था। हम पंडित हैं, हमारी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं है। हम परदेसी हैं और कमाने खाने वाले हैं। सेबी के चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर कांग्रेस के लगाए गए आरोपों के बाद आईसीआईसीआई बैंक का बयान सोमवार की शाम को आया। इस पर अब कांग्रेस ने मंगलवार को जवाब दिया। कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पार्टी प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि हमने 3 लोगों से सवाल किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सेबी के चेयरपर्सन और आईसीआईसीआई बैंक से सवाल पूछे थे। इसमें कौन मोहरा और कौन खिलाड़ी नहीं मालूम, लेकिन एक मोहरे आईसीआईसीआई बैंक का जवाब आया। उन्होंने कहा कि उस घोटाले की एक परत आईसीआईसीआई बैंक के जवाब से खुली। पवन खेड़ा ने कहा कि आईसीआईसीआई कहता है कि माधवीपुरी बुच को रिटायरल बेनिफिट मिला। टेबल खोलिए तो आप देखेंगे कि माधवीपुरी बुच रिटायर हुई तो उन्हें 2013 से 14 में 71.90 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिली। 2014-15 में उन्हें 5.36 करोड़ रुपए की रिटायरमेंट कंप्यूटेड पेंशन मिली। पवन खेड़ा ने सवाल किया कि मुझे बताओ कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन का अमाउंट बदलता रहता है क्या? बीच में बंद हो जाता है क्या? 2014-15 में माधवीपुरी बुच और आईसीआईसीआई के बीच सेटलमेंट हो गया था और 2015-16 में उन्हें आईसीआईसीआई से कुछ नहीं मिला, तो फिर 2016-17 में फिर से क्यों मिलनी शुरू हो गई? ये कैसी पेंशन है? पवन खेड़ा ने कहा कि अब अगर साल 2007 से 8 से 2013-14 तक की माधवीपुरी बुच की औसत सैलरी निकाली जाए, जब वो आईसीआईसीआई में थी, तो वो करीब 1.30 करोड़ रुपए थी। लेकिन माधवीपुरी बुच की पेंशन का औसत 2.77 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि ऐसी कौन सी नौकरी है जिसमें पेंशन सैलरी से ज्यादा है? उम्मीद है कि माधवीपुरी बुच जवाब देंगी कि 2016-17 में तथाकथित पेंशन फिर से क्यों शुरू हो गई थी। बता दें, आईसीआईसीआई बैंक ने जवाब दिया था कि बैंक छोड़ने के बाद उसने रिटायरमेंट लाभ के अलावा कोई भी तनख्वाह या ग्रांट एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस माधुरी बुच को नहीं दिए। मंगलवार को पश्चिम बंगाल की विधानसभा ने बलात्कार के खिलाफ पेश किए गए अपराजिता बिल यानी एंटी रेप को सर्वसम्मति से पारित कर दिया। अपराजिता महिला एवं बाल विकास 2024 में फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का प्रावधान किया गया है। बिल के मुताबिक पहली रिपोर्ट दर्ज होने के 21 दिन के भीतर ट्रायल पूरा हो जाना चाहिए। बिल पेश किए जाने के बाद सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि नए विधेयक के प्रभाव में आने के बाद बलात्कार और दुष्कर्म के मामलों से निपटने के लिए पुलिस में विशेष अपराजिता कार्य बल गठित किया जाएगा, ताकि जांच तय समय सीमा के अंदर पूरी की जा सके। बता दें, बिल के दुष्कर्म के लिए आजीवन कारावास या फिर मृत्युदंड और जुर्माना दोनों का प्रावधान किया गया है। विपक्ष के द्वारा हावी होने के बाद आरएसएस जाति जनगणना के मुद्दे पर झुक रही है। इस बीच बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने आरएसएस को चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि इन आरएसएस और बीजेपी वालों का कान पकड़कर दंड बैठक करा के इनसे जातिगत जनगणना कराएंगे। इनकी क्या औकात है जो जातिगत जनगणना नहीं कराएंगे। उन्होंने कहा कि इन्हें इतना मजबूर करेंगे कि जातिगत जनगणना करनी ही पड़ेगी। दलित, पिछड़े, आदिवासी और गरीब की एकता दिखाने का समय अब आ गया है। जातिगत जनगणना पर आरएसएस की टिप्पणी के बाद कांग्रेस ने मंगलवार को सवाल किया कि चूंकि संघ ने हरी झंडी दे दी है, तो क्या प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक कर अब जातिगत जनगणना कराएंगे। आरएसएस ने सोमवार को कहा था कि उसे विशेष समुदायों या जातियों के आंकड़े एकत्र करने पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते इस जानकारी का उपयोग उनके कल्याण के लिए हो, न कि चुनावी लाभ के लिए। राजनीतिक औजार के रूप में इसका इस्तेमाल होना चाहिए। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि जातिगत जनगणना के लिए इजाजत देने वाला आरएसएस कौन है। आरएसएस जब ये कहता है कि चुनाव प्रचार के लिए जातिगत जनगणना का दुरुपयोग न किया जाए, तो इससे उसका क्या मतलब है? क्या ये न्यायाधीश या अंपायर बनना है? उन्होंने सवाल किया कि आरएसएस ने दलितों, आदिवासियों और ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पर रहस्यमय चुप्पी क्यों साध रखी है। रमेश ने कहा कि अब जब आरएसएस ने हरी झंडी दिखा दी है, तब क्या नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक करेंगे और जाति जनगणना कराएंगे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी के अध्यक्ष अजित पवार ने कहा है कि उनका प्राथमिक उद्देश्य महायुति गठबंधन को बहुमत के साथ सत्ता में
लाना है और मुख्यमंत्री पर फैसला बाद में लिया जाएगा। उन्होंने कहा, लेकिन एक बात तय है, मुख्यमंत्री महायुति से ही होगा। रोहतक में सुनारिया जेल के पूर्व जेल सुपरिंटेंडेंट सुनील सांगवान भाजपा में शामिल हो गए। सुनारिया जेल में जब सुनील सांगवान तैनात थे तो बलात्कार और हत्या के दोषी गुरमीत राम रहीम को 6 बार पैरोल या फरलो पर रिहा किया गया था। कहा जाता है कि राम रहीम के भाजपा में सीधे संबंध हैं। सुनील सांगवान चरखी दादरी से चुनाव लड़ सकते हैं। वो पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान के बेटे हैं जो 2 महीने पहले कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। समझा जाता है कि सुनील सांगवान की टिकट के लिए राम रहीम ने पैरवी की है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच गठबंधन चाहते हैं, ऐसी खबर आ रही है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के अनुसार राहुल गांधी ने कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक के दौरान आपके साथ गठबंधन की संभावना पर हरियाणा कांग्रेस नेताओं से राय मांगी। हालांकि हरियाणा कांग्रेस के नेता लगातार अपने बयानों में आपके साथ गठबंधन की संभावना से प्रधानमंत्री मोदी मंगलवार को ब्रुनेई और सिंगापुर के 3 दिवसीय दौरे पर रवाना हो गए। पीएम मोदी को ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बुल्किया ने न्योता दिया था। ब्रुनेई के बाद पीएम मोदी सिंगापुर रवाना होंगे। ये दौरा 4-5 सितंबर के बीच होगा। पीएम मोदी ब्रुनेई और सिंगापुर के लिए रवाना हुए हैं। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री की ब्रुनेई की यात्रा को ऐतिहासिक यात्रा के रूप में प्रचारित किया जा रहा है। उसके बाद वो सिंगापुर जाएंगे। अक्सर उड़ान भरते रहने वाले हमारे फ्रीक्वेंट फ्लायर अशांत राज्य मणिपुर की मानवीय यात्रा कब करेंगे? उन्होंने कहा कि मणिपुर के मुख्यमंत्री के दावों के विपरीत राज्य में स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी हुई है। आज मणिपुर में हिंसा भड़के ठीक 16 महीने हो गए हैं। इस बीच हिंसा एवं आगजनी की अलग अलग घटनाओं में सैकड़ों लोगों की मौत हुई है और हजारों लोग विस्थापित हुए हैं, जो राहत शिविरों में बेहद खराब स्थिति में रहने को मजबूर हैं। ये विश्वास करने लायक बात नहीं है कि नरेंद्र मोदी को अभी तक राज्य में जाने का समय नहीं मिला या वो राजनीतिक दलों, सिविल सोसाइटी समूहों और लोगों के साथ बातचीत करना ही नहीं चाहते। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी यादव को अनपढ़ बताया और हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर किसी मुख्यमंत्री का बच्चा 10वीं कक्षा पास नहीं करता है तो ये शिक्षा के बारे में उनके दृष्टिकोण को दर्शाता है। जो व्यक्ति 9वीं कक्षा में फेल हो गया उसे ये दावा नहीं करना चाहिए कि वो बिहार के विकास पथ को जानता है या जीडीपी और इसकी वृद्धि को समझता है। समाजवादी के बारे में तेजस्वी यादव क्या बोलेंगे? तेजस्वी यादव को मैं चुनौती देता हूं कि वो बिना कागज के समाजवाद पर 5 लाइन बोल दें, मैं उनको मान जाऊंगा। बिहार ज्ञान की भूमि रही है। यहाँ बहुत सारे ज्ञानी हुए हैं, लेकिन हमने अनपढ़ों और लंपटों को अपना नेता बना लिया, इसलिए हमारी दुर्गति हुई। नेता तेजस्वी यादव को खुला चैलेंज देने वाले जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर को आरजेडी ने जवाब दिया है। प्रशांत किशोर पर पलटवार करते हुए आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कुछ लोग राजनीति में शोर मचाकर सुर्खियों में रहना चाहते हैं। तेजस्वी को बिहार की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि लाखों युवाओं को तेजस्वी यादव ने रोजगार दिया। महागठबंधन सरकार में 17 महीने तक जनता की भलाई के लिए काम करके दिखाया। उन्होंने प्रशांत किशोर पर तंज करते हुए कहा कि जनता के बीच जाएंगे तो पता चल जाएगा कि क्या खासियत है। इस तरह के कितने लोग आते हैं, बरसाती मेंढक की तरह टर टर करके चले जाते हैं। साफ कहा कि तेजस्वी यादव को किसी से कोई नुकसान नहीं होने वाला है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के लिए कहा कि वो बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौते और युद्ध विराम के लिए पर्याप्त कोशिश नहीं कर रहे हैं। बाइडेन ने ये बात ऐसे वक्त में कही है जब ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अमेरिका की तरफ से इजरायली पीएम को एक और नया अंतिम प्रस्ताव भेजा जा सकता है। राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने इस नए प्रस्ताव के संबंध में वार्ताकारों से मुलाकात की। ये सब ऐसे वक्त पर हो रहा है जब सोमवार को भी इजराइल में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेतन्याहू सरकार बंधकों की रिहाई के लिए हमास के साथ समझौता करने के लिए कुछ खास कोशिश नहीं कर रही है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।